जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपी टेट का एग्ज़ाम है। दोस्तों, उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों, परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान, और पीएच मान को आज हम पढ़ेंगे ट्रिक से। ठीक है, आपने पीएच मान अभी तक पढ़े होंगे लेकिन आपको याद नहीं हुए होंगे, और पीएच मान हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पीएच मान पढ़ेंगे और आपको रट जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आपको दबाना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बताना है जल का पीएच मान कितना होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और एक चीज बताना दोस्तों कि जल जो है, हम बोलते ना कि जल है तो कल है, और जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो कौन नहीं छोड़ेगा? जल। अर्थात जल हमारी जिंदगी भर के लिए उपयोगी है और हमें साथ लेकर के चलना है बॉटल में। ठीक है, तो साथ लेकर चलना है तो 7। जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जल हमें साथ लेकर चलना है तो पीएच मान 7। ठीक है, याद हो रहा ना आपको? अगला देखो, नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जिस प्रकार हमें जल को साथ में लेकर के चलना है, वैसे ही जब आप खाना बनाते हो या कुछ करते हो तो नमक साथ में लेते हो कि नहीं लेते? नमक का साथ होना भी उसी प्रकार जरूरी है। ठीक है, तो नमक का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आप हर एक चीज में, खाना में जो है नमक डालते हो, नमक साथ में चाहिए, तो नमक तो होना ही चाहिए आपके साथ, तो 7 हो जाएगा नमक का पीएच मान। ठीक है, अगला देख लो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताना कि रक्तदान जो शिविर है वो सप्ताह के 7 दिन लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए 7 दिन। तो आपका 7 हो जाएगा रक्त शिविर। ठीक है, और 4 बार साल में, 4 बार, एक वर्ष में 4 बार आपको रक्तदान करना चाहिए, तो 7.4। ठीक है, रक्त शिविर आपके 7 दिन लगना चाहिए और 4 बार आपको क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए। 7.4 ये रक्त का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला देखो, आंसू का पीएच मान। ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 7.4। अब एक चीज बताना कि जब सप्ताह के 7 दिन शिविर लगेगा, रक्त शिविर, रक्तदान शिविर, ठीक है, और आप वर्ष में 4 बार डोनेट करोगे तो किसी की आंखों में आंसू आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना, आंसू नहीं आएंगे अगर व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन और वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेट करेंगे तो। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना है? नींबू सभी लोग जानते होंगे। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4। ठीक है, 2.4, 2.4। अब एक चीज बताना, ये 10 का नोट है ना, ये 100 का नोट है। अब आप 10 का नोट लेके जाना, 10 का नोट लेके जाना और बोलना नींबू दे दो, तो आपको 100 नींबू नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2-4 नींबू मिलेंगे। ठीक है, 10 रुपया के आपको 2-4 नींबू मिलेंगे। जरा जाके देख लेना, तो नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.4, यानी कि
2 4, ठीक है, नींबू का 2 4, ठीक है। अगला देखो, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूध का पीएच मान आपको बताना है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4 अर्थात 64, ठीक है। आज महंगाई के दौर में आपको पता है दूध कितने रुपए लीटर है? 64 रुपया, है ना। 6.4 यानी 64, तो 64 रुपया लीटर है दूध, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। 6.4 ये दूध का पीएच मान हो जाएगा। अगला देख लो, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान आपको बताना है, कितना होता है? 2.8, 2.5, 3.6 या फिर 2.6? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.8। आजकल व्यक्ति क्या कर रहे हैं? 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक केवल क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं। कब से लेकर? 2 बजे से 8 बजे तक। तो 2.8 बजे से क्या पी रहे हैं? शराब। तो शराब का पीएच मान 2.8 है ना। तो 2.8 आपका शराब का पीएच मान हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का हमें पीएच मान बताना है, कितना होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। 65 से 75 यानी कि 6.5 से 7.5, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे? 65 से 75। अब 65 हो या 75 साल का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने ये रसगुल्ला रख दिए जाएं तो उसकी जीभ में क्या आ जाएगा? लार आ जाएगी, लार, ठीक है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा? अब आप बोल दोगे सर चाहे 65 का हो या 75 का, लार तो आ ही जाएगी। तो 65 यानी 6.5, 75 यानी कि 7.5, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मानव लार का पीएच मान। अगला देख लो, समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्री जल का पीएच मान तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8.5, ठीक है। कितना होता है? 8.5 होता है। काय का? समुद्री जल का। ये है समुद्र, और ये जो समुद्र है यहां से कितने किलोमीटर दूर है? 85 किलोमीटर दूर है, और यहां तक का किराया भी आपको 85 लगना है। यानी कि समुद्री जल का पीएच मान आपका कितना होगा? 8.5 यानी 85, ठीक है। 85 यानी 8.5 ये समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा, क्योंकि आपको 85 किलोमीटर जाना है तो 85 रुपया किराया भी देना होगा। 8.5, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4। अब 4.8 है, यहां पर उल्टा कर दो 8.4। ये क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है। रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग बताना है आपको। 2 सेकंड दिए जाते हैं, 4 विकल्प में से आप चयन करके उत्तर जरूर बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेव से। आपने सेव खाया होगा, ये सेव है ना। कई के तो जीभ में पानी आ गया होगा, तो ये सेव है, ठीक है। और इससे संबंधित जो रोग है वो कौन सा? अग्नि नीरजा। यहां पर देखो दोस्तों, ये सेव की खेती है और यहां पर क्या लग गई है? अग्नि लग गई है। तो आप क्या डालोगे? नीर डालोगे, नीर। क्या डालोगे? नीर डालोगे। तो अग्नि नीरजा काय की खेती में? सेव की खेती में, है ना। सेव की फसल में अग्नि लग गई है तो आप नीर डालोगे, तो अग्नि नीरजा जो रोग होगा वो किससे संबंधित होगा? सेव से संबंधित होगा। याद रख लेना, याद हुआ कि नहीं हुआ? अग्नि नीरजा सेव से संबंधित। अगला है ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है? ब्राउन मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा, ठीक है। और आप यहां पर देखें कि धान, गेहूं, नींबू, फूल गोभी, इनमें से भूरा कौन होता है? भूरा। जल्दी से बताएं और उत्तर आपको बताना है। ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है?
तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही बताया है फूल गोभी। ठीक है, ब्राउनिंग रोग संबंधित है दोस्तों। ये देखो फूल गोभी चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, भूरी है बिल्कुल, है ना, और ये ब्राउन जो रोग होगा ये फूल गोभी से संबंधित होगा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना है, और फेसबुक पे जुड़ जाना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, अपना पेज है जो, उससे जरूर जुड़ना है। यूट्यूब पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। ठीक है, हर राट रोग बताना है, हर राट रोग संबंधित है, किससे संबंधित है, हर राट रोग। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुकंदर, हर राट रोग संबंधित है चुकंदर से। अब आपको याद रख लेना, अगर आप कमजोरी है आपको तो आपको खाना है हर रात को, हर रात को क्या खाना है, हर रात को खाना है चुकंदर। तो हर रात मतलब हर रात को क्या खाना है, चुकंदर खाना है। तो चुकंदर से संबंधित जो रोग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हर रात। ठीक है, हर राट रोग। याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न आपको बताना है मार्स रोग किससे संबंधित है, मार्स रोग बताना है, ये किससे संबंधित है, चुकंदर से, फूल गोभी से, मटर या फिर नींबू से। तो मार्स रोग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मटर, है ना, मटर से संबंधित है मार्स रोग। अब मार्स से क्या बजाएगा, मास, मास मतलब महीना, है ना, हर महीने आपको क्या खाना है, हर मास आपको खाना है मटर, हर मास आपको मटर खाना है। तो मार्स रोग कौन सी फसल से संबंधित होगा, मटर से संबंधित होगा मार्स। ठीक है, हर मास क्या खाना है आपको, मटर खाना है। ठीक है, तो मटर से संबंधित है। अगला देख लो, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है, बंची टॉप ये किससे संबंधित है। तो आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों, केला, केला आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो चित्र में ये केला यहां पर बांटे जा रहे हैं, है ना, आपको भी जल्दी पहुंचना है, नहीं तो आप क्या रह जाओगे, वंचित रह जाओगे, वंचित, है ना, टॉप में पहुंचना है हमें, नहीं तो वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा, केला से संबंधित होगा। ठीक है, केला यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, केला आप देख रहे हैं चित्र में, और नहीं तो आप जल्दी नहीं पहुंचे, टॉप में नहीं पहुंचे तो आप वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा, केला से। हो रहा है ना आपको याद, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो लाइक ठोक दीजिए। अगला देखते हैं, टिक्का रोग किससे संबंधित है, टिक्का बताना है आपको। टिक्का टिक्का हो जाते हैं ना, आप लोग गांव में बोलते हैं टिक्का टिक्का हो गया यार, तो टिक्का रोग बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यहां पर देखो मूंगफली से संबंधित है, ये है टिक्का रोग। यहां पर आप मूंगफली के पत्ते देख रहे हैं, ये आपको टिक्का टिक्का टिक टिक लगा रहा है, टिक, है ना, हम बोलते हैं ना टिक लगा दो यार, टिक, तो ये टिक टिक हो गया, इस रोग को कह दिया टिक्का रोग। क्या कह दिया, टिक्का। तो ये मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। ठीक है, कैसे, मूंगफली से संबंधित है, तो याद रख लेना है मूंगफली टिक्का टिक्का। ठीक है, अगला देख लो, डाइबैक रोग किससे संबंधित है, डाइबैक। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैसे संबंधित है, नींबू से संबंधित है डाइबैक, है ना। और आप जब बालों में डाई करते हो, बालों में डाई, तो नींबू अवश्य डालते हो, है ना, बालों में डाई करते हो तो नींबू डालते हो, बालों में डाई करते हो आप ब्लैक करने के लिए, ब्लैक, तो डाई ब्लैक करने के लिए नींबू डालते हो, नींबू। और यहाँ पर देखो ये है नींबू, इसमें क्या होता है, ये पत्तों में लग जाती है और इस प्रकार से इसमें पत्ते नहीं बचते पूरे, ये डाइबैक रोग होता है नींबू में। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, डाइबैक रोग होता है, काय में, नींबू से संबंधित है, नींबू की फसल से। ठीक है, नींबू के पौधे से संबंधित। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस रोग किससे संबंधित है। आपको यहां नहीं लग रहा कि नेक्रोकोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोकोसिस, है ना, नेक्रोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, आंवला, नेक्रोकोसिस ये है आंवला। तो नेक्रोकोसिस क्या नहीं मिलेगा, अगर आप आंवले लेके जा रहे हो और मैं आपसे बोला हूं कि दे दो 2-4 चटनी के लिए, तो आप बोलोगे नेक्रोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आंवला नहीं मिलेगा, नेक्रोकोसिस। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला, नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस आंवला से संबंधित। अगला देख लो दोस्तों, कोटर रोग किससे संबंधित है, कोटर, कोटर बताना है, कोटर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गाजर से संबंधित है, और ये है गाजर, तो इस गाजर को हमें कतर कतर के खाना है, कटर कटर के, कोटर कोटर, है ना,
कटर कटर के खाना है गाजर को, तो कौन खाएगा? सभी खाएंगे कटर कटर के। तो कोटर, कोटर रोग किससे हो जाएगा? गाजर से संबंधित है कोटर, ठीक है। कोटर रोग गाजर से संबंधित होगा। अगला देख लो, लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? लाल सड़न रोग केला से, आंवला से, गन्ना या फिर गाजर से? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गन्ना से संबंधित है। कौन सा रोग है गन्ना से संबंधित? ए, लाल सड़न रोग, है ना। ए काय से संबंधित है? गन्ना से संबंधित। यहां पर देखो, ए है लाल सड़न रोग। इस प्रकार से गन्ना में लाल सड़न रोग लग जाता है और गन्ना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ये गन्ना की फसल आप देख रहे हैं, इसमें लाल सड़न रोग लगता है, ठीक है। तो गन्ने से संबंधित है लाल सड़न रोग। अगला देख लो दोस्तों, रस्ट व टुंडू रोग किससे संबंधित है? रस्ट व टुंडू, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं से संबंधित है। रस्ट और टुंडू रोग गेहूं से संबंधित है। अब एक बात बताना दोस्तों, अगर आप किसान हैं या किसान के बेटे हैं या किसानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसान जब गेहूं काट काट के आता है तो वो क्या करना चाहता है? रस्ट करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, ठीक है। और जब ये गेहूं काटता है तो सिर्फ टुंडा रह जाते हैं, टुंडा रह जाते हैं नीचे गेहूं के। इस प्रकार से ये टुंडा, तो टुंडू रोग और रस्ट करना चाहता है गेहूं काट कर किसान, तो रस्ट और टुंडू ये रोग किससे संबंधित हो जाएंगे? गेहूं से संबंधित हो जाते, ठीक है। किसान क्या करता है? गेहूं काटने जाता है, गेहूं काटने जाता है तो वहां से आता है तो रेस्ट करना चाहता है, तो रेस्ट संबंधित है गेहूं से। अब जब गेहूं काटते हैं तो नीचे उसमें टुंडा रह जाते हैं, तो टुंडू ये भी गेहूं से संबंधित हैं, ठीक है। तो गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? इसे झोंका रोग भी कहा जाता है ब्लास्ट रोग को, तो ये किससे संबंधित है? तब आपका बिल्कुल कई बार पूछा गया खैरा रोग किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान से संबंधित है रोग। खैरा और ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। यहां पर देखो दोस्तों, ये है खैरा रोग, जो धान है वो खैरा जाती है ना, पीली पीली पड़ जाती है, तब इसे खैरा रोग कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये ब्लास्ट रोग है। ब्लास्ट रोग जब हो जाता है तो इसके जो दाने हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता, है ना, ब्लास्ट हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना ब्लास्ट कर दो, मतलब कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही धान में भी क्या होता है कि जो उसके दाने होते हैं, दाने में जब ये ब्लास्ट रोग लगता है तो उस दाने में चावल नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है और खैरा रोग भी धान से संबंधित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देख लो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है? ब्लैक हट, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आलू से संबंधित है। ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। अब आपने आलू देखा होगा, ये है आलू, इसमें हो गया ब्लैक हट रोग। अब आप जब सब्जी बनाते हो तो ब्लैक को हटा देते हो और इतना काट के सब्जी बना लेते हो, तो ब्लैक हट किससे संबंधित होगा? आलू से संबंधित। ऐसा आलू था, इसमें ब्लैक आ गया, बढ़ता गया और ये पूरा खराब हो गया, तो ये ब्लैक हट रोग आलू से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, आलू से। तो याद रख लेना, आपका याद हो जाएगा, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं रोग। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? हरित बाली रोग बताना है किससे संबंधित है? गेहूं से, आंवला से, गन्ना से या फिर बाजरा से? हरित बाली, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बाजरा से, बाजरा से संबंधित है। ये देखिए, ये है बाजरा, है ना, और इसमें हरित बाली रोग, इस प्रकार से हरित बाली रोग हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? बाजरा से। और एक और चीज कि आप हरी सब्जी लेने कहाँ जाते हो? बाजार जाते हो, बाजार जाते ना हरी सब्जी लेने, तो हरित बाली सब्जी, बाजार जाना है, हरित बाली सब्जी लेने कहाँ जाना है? बाजार, तो बाजार से बाजरा, ठीक है। तो हरित बाली रोग किससे होगा? बाजरा की फसल में। ऐसे याद भी कर लेना और वीडियो को सभी लाइक कर देना। आप जरा फटाफट से इनके उत्तर बता दो। आपसे पूछा जाएगा ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है, तो आपको कमेंट में लिखना है ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में लिखें, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 2, खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट में लिखना है।
फिर है डाइबैक रोग किससे संबंधित है? तो डाइबैक जो रोग है ये किससे संबंधित है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो आपको कमेंट में लिखना है वो है बंची टॉप रोग। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, है ना। और अपना एक टेस्ट कर लें कि हमने जो पढ़ा था वो अब हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इसी प्रकार से जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन फेसबुक पेज, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 5000 लोग जुड़े हैं, तो 5000 लोगों के साथ आप भी जुड़ना चाहते हैं अगर, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक, और ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक पर सुमित जैन और ट्विटर पर भी सुमित जैन। ठीक है, तो जो भी MP टेट, रीट, CTET, SSC, रेलवे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और रोज सुबह 8:30 बजे 8:15 पर आपका ट्रिकी वीडियो आता है, दूसरा वीडियो आता है सुबह 9:15 पर, तो देखना ना भूलें और ट्रिकी वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। जय हिंद।